हेलो बच्चों, आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या है और इनसे हमारे जैसे कोई भी परीक्षा होती है तो उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किन जगहों से पूछे जाते हैं या फिर जो पूछे जाते हैं वो किस तरीके के किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में, यानी कि जो जानवर या जीव या जंतु जो भी जिनका संरक्षण किया गया है उनको किस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित किया गया है उनके बारे में देखते हैं। आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर बात करी जा रही है कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना या फिर हंगुल मृग संरक्षण परियोजना 1970 में आई थी। तो बात करते हैं कस्तूरी मृग संरक्षण या फिर हंगुल मृग संरक्षण जो परियोजना आई है, इसके अंतर्गत अपने भारत में जो हिरन है, हिरन की एक प्रजाति पाई जाती है जो कि अगर हम बात करें कस्तूरी मृग की बात करते हैं तो कस्तूरी मृग संरक्षण जो है वो उत्तराखंड के केदारनाथ जो अभयारण्य है वहाँ पर इनका संरक्षण किया गया है, इनकी परियोजना चलाई जा रही है। अगर बात करते हैं हंगुल मृग जो है ये जम्मू कश्मीर के जो है दचीगाम नामक अभयारण्य में पाया जाता है, इसका संरक्षण किया गया है और इनके अंतर्गत इन जीवों का संरक्षण किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं जो कि हमारा प्रश्न आता है 1970 के बाद अगर हम बात करेंगे 1971 की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है 1971 में रामसर सम्मेलन ईरान में संपन्न हुआ था और प्रश्न यहाँ पर जो पूछा जाता है वो इस प्रकार से कि रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है, तो यहाँ पर आर्द्र भूमि संरक्षण से है, यानी कि जो आर्द्र भूमियाँ हैं, नम भूमियाँ हैं, उनके संरक्षण से इसका संबंध है। तो इस सम्मेलन को कब बुलाया गया था, तो यहाँ याद कर लेना है 1971 में इसे बुलाया गया था। ये सम्मेलन कहाँ पर बुलाया गया था, तो आपको याद करना है ईरान में इसको जो है बुलाया गया था। और ईरान की अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारा संरक्षण अधिनियम है जिसे हम लोग बोलते हैं ईरान, तो यहाँ पर ये 2 फरवरी के दिन संपन्न हुआ था। 1971 में तारीख क्या थी, तो आपको याद करना है 2 फरवरी के दिन ये संपन्न हुआ था। इसीलिए हम लोग 2 फरवरी के दिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। वेरी मोस्ट पॉइंट है, याद करना है इसको, वेरी मोस्ट, यानी कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो आपको याद करना है 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है ईरान देश में जो है इसे बुलाया गया था 1971 में, जहां पर आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया गया था। बात करते हैं इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की। तो अपने भारत में 1972 में एक अधिनियम आया था जिसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहा गया, जिसके अंतर्गत अपने भारत के जंगल के जितने भी वन्य जीव थे, जंगली जीव थे, उनको संरक्षित करने का जो है कार्य किया गया और उसके अंतर्गत संपूर्ण भारत के जो राष्ट्रीय अभयारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें संरक्षित किए गए जो जानवर हैं उनका संरक्षण दिया गया। बात करते हैं इसके बाद हम लोग 1972 के अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो गिर सिंह संरक्षण परियोजना कहाँ चलाई जा रही है, तो आपको याद कर लेना है गिर सिंह परियोजना जो है गुजरात में चलाई जा रही है और गुजरात में जो गिर का अभयारण्य है या गिर की जो पहाड़ियाँ हैं गुजरात में, उन पहाड़ियों पर बने हुए अभयारण्य का नाम है गिर का अभयारण्य, जहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि एशियाई जो शेर है उसका संरक्षण किया गया है। अब बात करते हैं 1973 के, जिसे हम लोग बोलते हैं 1973 में हमारे उत्तराखंड जो राज्य है वहाँ के अगर गढ़वाल की बात करते हैं तो गढ़वाल से एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। आपको याद करना है चिपको आंदोलन शुरू हुआ था और चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो पेड़ों को बचाने से संबंधित है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य आपको याद करना है या फिर इसका जो है कार्य क्या था ये याद करना है। तो चिपको का संबंध होता है पेड़ों से लिपट कर चिपक करके पेड़ों को बचाने का काम किया था। तो इस काम को शुरू करने वाले कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, यानी कि आपको याद करना है सुंदरलाल जो बहुगुणा थे वो इस आंदोलन के सक्रिय नेता रहे हैं और 1973 में इसे गढ़वाल से प्रारंभ किया गया था जिसे हम लोग चिपको
आंदोलन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा गया है कि बाघ संरक्षण अधिनियम, यानी बाघ संरक्षण अधिनियम जो था वो 1973 में आया था, जिसके अंतर्गत अपने भारत में बाघों का संरक्षण किया गया और जो बाघ हैं उनको संरक्षित किया गया। वास्तव में अगर हम लोग बात करते हैं कि अपने भारत में जो बाघ, यानी एक बात कर सकते हैं टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्वों की वर्तमान की तत्कालिक अगर संख्या करते हैं तो यहाँ पर 53 है। तो 53वां जो माना जाता है कौन सा है? गुरु घासीदास। गुरु घासीदास जो है टाइगर रिजर्व, ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व तत्काल में बन चुका है। यानी कि ये कह सकते हैं कि वर्तमान में अपने भारत में टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है, तो यहाँ 53 कर सकते हैं। और 53वें नंबर का पूछा जाए तो आप इसका जवाब कर दीजिएगा। और प्रश्न यहाँ पर और बनता है कि अपने भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो इस प्रश्न का जवाब होता है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। यानी कि भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। और ये कृष्णा नदी के तटवर्ती भागों में फैला हुआ जंगल है जिसे हम नागार्जुन सागर कहते हैं। और इसी नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना भी बनाई गई है जो कि हमारी जल विद्युत परियोजना है। तो अब देखते हैं बाघ संरक्षण के बाद अगर हम बात करते हैं कि अपने 1973 की बात करते हैं, तो 1973 में एक और प्रश्न आपको याद करना है कि जहां पर अपने भारत में देखा जाएगा कि सबसे पहले 1973 बनता है, यहां पर साइलेंट वैली आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन चलाया गया था 1973 में। और इस आंदोलन को कहां से चलाया गया था? यानी कि केरल के पलक्कड़ जिले से। साइलेंट वैली आंदोलन केरल के पलक्कड़ जिले से चलाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि अपने पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री जिसे कहते हैं, उसका जो केरल का हिस्सा आता है साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है, शांत क्षेत्र के नाम से या शांत घाटी के भी नाम से जाना जाता है, उसको संरक्षित करने का कार्य किया गया। और देखते हैं इसके बाद अगले नंबर पे देखते हैं 1974 में वास्तव में घड़ियाल या मगरमच्छ प्रजनन परियोजना प्रारंभ की गई थी, जिसे मूलतः मान्यता 1975 में भी दी गई। यानी कि 1974 या 75 में आप याद करेंगे कि घड़ियाल संरक्षण परियोजना या घड़ियाल प्रजनन परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है। और इसे वास्तव में अपने भारत में अगर बात करें तो सुंदरबन डेल्टा जो है, सुंदरबन डेल्टा जो आपका बनता है राष्ट्रीय अभयारण्य है, यहाँ पर मगरमच्छ प्रजनन की एक परियोजना चलाई जा रही है। और अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की चंबल नदी की, तो चंबल नदी में घड़ियाल संरक्षण परियोजना वर्तमान में चलाई जा रही है। तो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 1974 का, पहले पढ़ते हैं एक अगला क्वेश्चन। प्रश्न बनता है भूगर्भिक जल संरक्षण। तो भूगर्भिक जल संरक्षण जो अधिनियम अपने भारत में आया था, यानी कि जमीन के जल को बचाने का काम किया गया, इसको रिचार्ज कर पुनः भरने का काम किया गया, या फिर ये कह सकते हैं कि बिना वजह के पानी जो है न बहाने का जो है सबसे पहला अधिनियम बनाया गया कि भारत में पानी जो है सीमित मात्रा में यूज किया जाए और भूगर्भिक जल का संरक्षण किया जाए। अगर हम लोग बात करें भूगर्भिक जल संरक्षण के, एक भारत के अग्रणी नेता रहे हैं जिनका नाम राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह को याद करना है। राजेंद्र सिंह को भारत में जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनको द वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनकी उपाधि मिली हुई है। और अपने भारत में सबसे पहला जल पुरुष का जो पुरस्कार मिला था वो इनको राजेंद्र सिंह को ही दिया गया था। तो यहाँ पर चलते हैं, इसके बाद बात करते हैं 1975 की। तो 1975 में अगर हम बात करें तो उड़ीसा का जो आप देखते हैं भीतरकनिका अभयारण्य है एक, उड़ीसा के जलदपारा के दक्षिण की बात करते हैं या फिर महानदी के समीप के मुहाने की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक अभयारण्य है जिसे हम लोग बोलते हैं जलदपारा, और एक आता है जिसे हम ओलिव रिडले नामक कछुआ के लिए जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि उड़ीसा में किसका संरक्षण किया गया है, तो यहाँ पर जिसे कहा जाता है ओलिव रिडले, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है ओलिव रिडले के नाम से इसे जाना जाता है। और ये एक कछुए की प्रजाति होती है, टर्टल जिसे हम कह सकते हैं, उसकी प्रजाति है, तो उसको संरक्षण के लिए परियोजना चलाई गई है। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है थामिन मृग। तो यहाँ पर थामिन मृग संरक्षण परियोजना की अगर हम बात करें तो अपने भारत में जो थामिन मृग हैं उसके संरक्षण की परियोजना चलाई जा रही है। और यह मृग परियोजना जो है वास्तव में अगर देखा जाए तो मणिपुर में चलाई जा रही है, मणिपुर राज्य में चलाई जा रही है। और मणिपुर राज्य में एक झील है जिसे हम लोकटक झील कहते हैं। तो आपको याद करना है कौन सी झील, लोकटक झील है। और इस झील में
यह परियोजना चलाई जा रही है जिसे थामिन मृग संरक्षण परियोजना कहते हैं। और इस झील में फैले हुए अभयारण्य का नाम क्या है, तो वो आपको अलग से याद करना है, केबुल लामजाओ, लाम जाओ। तो आपको याद कर लेना है कि अभयारण्य का नाम कौन सा है, तो अभयारण्य का नाम है केबुल लामजाओ। और उसके बाद बात करते हैं कि ये कौन सी झील है यहाँ पर, तो यहाँ पर लोकटक झील है जो कि कौन से राज्य में आती है, तो वो भी आपको याद करना है, मणिपुर। मणिपुर नामक राज्य में ये लोकटक झील है और इसी लोकटक झील में फैले हुए अभयारण्य का नाम कौन सा है, केबुल लामजाओ। अब बात करते हैं कि इस केबुल लामजाओ अभयारण्य में इसी थामिन मृग का संरक्षण किया गया है। एक प्रश्न और बनता है कि अपने भारत में कौन से हिरण को या कौन से हिरण को डांसिंग मृग के नाम से जाना जाता है, तो इसे डांसिंग मृग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जिसे हम लोग थामिन मृग कहते हैं। तो यहाँ पर आपको याद करना है थामिन, ठीक है, तो आपको याद करना है थामिन जिसे कहते हैं, उसको हम लोग डांसिंग मृग भी कहते हैं क्योंकि ये डांस करने वाला, एक टापू से दूसरे टापू में उछल कूद करने वाला मृग है। अब बात करते हैं 1980 की, तो 1980 में अपने भारत में वन संरक्षण अधिनियम आया था जिसके अंतर्गत अपने भारत के जंगलों को बचाने का काम किया गया। अगर हम लोग बात करते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इनकी धाराओं के अंतर्गत पेड़ों को काटना एक अपराध घोषित किया गया और एक नया कानून बन के सामने आया, जिनके अंतर्गत पर्यावरण जो संरक्षण के उपाय किए गए उनमें से अगर हम बात करें तो पेड़ों से ही हमारा पर्यावरण है या फिर जीवों से ही हमारा पर्यावरण है। तो अगर जीव और जंतु, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, जिसे हम लोग दूसरी भाषा में जैव कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग जैव कह सकते हैं। जैव मीन्स क्या होता है, तो जैव मीन्स होता है एक को हम लोग जीव या जंतु कह सकते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, पेड़ या पौधे, पेड़ या पौधे। तो यहाँ ये दो बातें आपको याद रखनी है कि जैव किसे कहा जाता है, तो जैव कहते हैं जीव जंतु एवं पेड़ पौधे का जो सम्मिलित भाग होता है उसे हम जैव के नाम से जानते हैं। तो जब तक हमारा जैव रहेगा तब तक हमारा पर्यावरण बना रहेगा। इसीलिए अगर हम बात करें कि अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम अगर जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को बचाते रहेंगे तो हमारा पर्यावरण बिल्कुल व्यवस्थित बना रहेगा। बात करते हैं अगर इस अधिनियम के अंतर्गत की, जिसे हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के आधार पर माने तो देखा जाए सबसे पहला यही अधिनियम बनाया गया जो कि वन संरक्षण के नाम से जाना गया। अगर यहाँ पर हम बात भी करें कि अगर कहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका पेपर में आता है तो वहाँ पर हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण के नाम से एक अधिनियम बनाया गया था जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए काम किया गया। अब देखते हैं कि अपने भारत में जो देखा जाता है कि किस तरीके से हमारे वनों को एक दूसरे से बचाने का काम किया गया। तो इसी तरीके के अपने भारत में बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। जैसे कहा गया कि इन वनों को बचाने के लिए पहला आंदोलन अभी आपने पढ़ा कि इसको कब चलाया गया था, तो 1973 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो 1973 में शुरू किया गया था जिसका नाम क्या था, चिपको आंदोलन। 1973 की बात करें तो 1973 में अपने भारत में पेड़ों को बचाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया जिसे हम लोग बोलते हैं चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन पेड़ों से बचाने से संबंधित रहा है। अगर हम बात करें 1973 में तो चिपको आंदोलन चलाया गया, मगर उसके 10 साल बाद फिर से पेड़ों को बचाने के लिए दक्षिण भारत में एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था एपिको आंदोलन। तो चलते हैं इस तरीके से अपने भारत में समय समय पर पेड़ों को बचाने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए जाते रहे, जिनमें से 2 आंदोलन सबसे प्रमुख आंदोलन माने जाते हैं, जिसका एक का नाम है चिपको आंदोलन, एक का नाम है एपिको आंदोलन। चलते हैं समझते हैं। अगला प्रश्न आपका बनता है कि 1981 में अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, अपने पर्यावरण को मजबूत करने के लिए एक जो है अधिनियम लाया गया जिसमें से O2 की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो O2 संरक्षण का एक अधिनियम बनाया गया था जो कि 1981 में अपने भारत में लाया गया, जिसके अंतर्गत अपने जो है शहर एवं गांवों की जो ऑक्सीजन है, जो वायु है, उसको संरक्षित करने का काम किया गया, उसको सुरक्षित करने का काम किया गया, जिसे प्रदूषण से मुक्त रखने का जो है काम किया गया इस अधिनियम के अंतर्गत। फिर बात करते हैं हम लोग
जो है 1982 में अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर सबसे पहले जैविक खेती एवं जैव विविधता संरक्षण के लिए, जो जैविक खेती होती है जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिनमें केवल जैविक खादों का प्रयोग करके ही खेती की जाती है, ऐसी खेती को बढ़ावा देने के लिए या फिर ये कह सकते हैं कि अपने भारत में जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए आंदोलन चलाया गया, जिसका आंदोलन का नाम आप देखेंगे कि वन धान्य आंदोलन, वन धान्य आंदोलन के नाम से चलाया गया। वास्तव में अगर हम बात करें कि अपने भारत में जैविक खेती जो है इसको प्रोत्साहित करने का काम अपने एक महान पर्यावरणविद रही हैं जिनका नाम वंदना शिवा था, उन्होंने जो है ट्रांसजेनिक खेती के बारे में एक आंदोलन चलाया था, जो ट्रांसजेनिक बीज विरोधी आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, जिनका नाम था वंदना शिवा। तो यहाँ पर समझेंगे, अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे 1983। तो 1983 की अगर हम बात करें तो फिर से वही बात आती है कि अपने भारत में, दक्षिण भारत में अगर पेड़ों को एवं जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था तो वो आंदोलन कौन सा था, तो उसको हम समझेंगे एपिको आंदोलन था। और एपिको आंदोलन कब चलाया गया था, तो आंसर आता है 1983 ईस्वी में इसको चलाया गया। और इस आंदोलन को किस राज्य से प्रारंभ किया गया था, तो वो आप याद करेंगे कर्नाटक से इसे प्रारंभ किया गया था। और कर्नाटक में इसे प्रारंभ करने वाले जो नेता थे हमारे वो कौन थे, तो पांडुरंगा हेगड़े यानी पी हेगड़े के नाम से जाने जाते रहे हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को भारत में प्रारंभ किया था। बात करें वर्तमान में, बात करते हैं कि एक अपने भारत में छत्तीसगढ़ में जंगल है या वन है जो महान जंगल में भारत के बड़े जंगलों में से गिना जाता है, जिसका नाम अगर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख भागों को जो है व्यवस्थित करता है या फिर ये कह सकते हैं संपूर्ण भारत में ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करता है। तो ये जंगल संरक्षण के लिए ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं 1985 की, तो 1985 में अगर हम देखेंगे तो अपने भारत में तत्काल में एक जो है अभियान चलाया गया गंगा के लिए, तो जिसका नाम रखा गया गंगा कार्य योजना। इसका नाम क्या रखा गया था, तो याद कर लेना है, गंगा कार्य योजना के नाम से इसे जाना गया, जो कि गंगा एक्शन प्लान के नाम से भी जाना जा रहा है। तो यहाँ पर समझेंगे कि गंगा कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर प्रश्न पेपर में जब पूछा गया तो उसका जो तरीका थोड़ा सा अलग रखा गया था। प्रश्न ये डाला गया था कि अपने भारत में गंगा एक्शन प्लान जो चलाया गया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, तो इस एक्शन का, इस प्लान का जो मुख्य उद्देश्य रहा है कि गंगा के जल की गुणवत्ता बनाए रखना, यानी कि गंगा के जो जल की गुणवत्ता बनाए रखना था। यहाँ पर जल के प्रदूषण को मुक्त करना एक अलग प्रश्न बनता है, मगर गंगा के जल की गुणवत्ता बनाए रखने का कार्य इसका सबसे प्रमुख कार्य रहा है। अब बात करते हैं 1985 की बात करते हैं तो 1985 में अपने जो मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच अगर हम लोग बात करते हैं, एक परियोजना है, दोनों राज्यों की सम्मिलित परियोजना है जिसको हम लोग बोलते हैं नर्मदा। एक नदी है जो कि नर्मदा नदी है, जो मध्य प्रदेश एवं गुजरात राज्य में बहती है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक चोटी से निकलती है, जो सतपुड़ा पर्वतों की चोटियों में से एक महत्वपूर्ण चोटी है। तो अमरकंटक की चोटी के पश्चिम क्षेत्र से निकलती है और मध्य प्रदेश होते हुए, गुजरात होते हुए सीधे खंभात की खाड़ी में गिरती है। और अगर बात करें कि पश्चिमी प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका जवाब आपको करना है नर्मदा नदी। और ये नर्मदा नदी जो है गुजरात राज्य में जाकर के एक परियोजना का निर्माण करती है जिसका नाम है नर्मदा सागर परियोजना। तो अब प्रश्न आता है कि अपने भारत में एक आंदोलन चलाया गया, गुजरात राज्य में एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिनमें से महत्वपूर्ण बात करते हैं कि इसमें अगर हम नेता की बात करें तो इस आंदोलन को सबसे पहले मेधा पाटेकर के द्वारा शुरू किया गया था, जो हमारी महान महिला जो हैं क्रांतिकारी आंदोलनकारी के रूप में रही हैं। और उसके बाद बाबा आमटे अगर बात करें तो बाबा आमटे जो थे वो उन्होंने इस आंदोलन में सपोर्ट किया था, उन्होंने भी इसका सहयोग किया था। तो ये कौन से राज्य में चलाया गया था, तो आपको याद करना है गुजरात राज्य में चलाया गया जो आंदोलन था वो कौन सा है, तो यहाँ याद करना है नर्मदा बचाओ आंदोलन। किसने प्रारंभ किया था, तो आपको याद करना है मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर के नाम से इनको जाना जाता है और इनको बाबा आमटे कहा जाता है।
बाबा आमटे। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चनों को आपको याद रखना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है, तो नर्मदा नदी को संरक्षित करने से है। उसकी परियोजना के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था और परियोजना का नाम पुनः एक बार जान लें, नर्मदा सागर परियोजना। नर्मदा सागर परियोजना के विरुद्ध इसको चलाया गया था, जो कि सरदार सरोवर डैम का निर्माण भी करती है या फिर सरदार सरोवर नामक एक बड़ी झील का निर्माण करती है, जो कि उसके निर्माण के बांध के निर्माण के बाद भरे हुए पानी से बनती है। अब बात करते हैं 1986 की। तो 1986 में अपने भारत में अगर बात करी जाए कि पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे बड़ा अधिनियम बनाया गया, जिसमें से पर्यावरण की प्रत्येक चीज़ इसमें कवर की गई, या फिर ये कह सकते हैं कि भारत में जो जंगली जंतु, जानवर, जीव, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, पूरे पर्यावरण को एक साथ कवर करने की कोशिश की गई, तो वो रहा है 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसके अंतर्गत अपने भारत में प्रत्येक पर्यावरण प्रदूषण, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, या फिर जल प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, या फिर रेडियोधर्मी प्रदूषण हो, प्रत्येक प्रकार के प्रदूषणों को कवर करने का काम किया गया, उनके नियंत्रित करने का काम किया गया, जो कि अधिनियम के नाम से जाना गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से जाना गया। चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 1987 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 1987 में सबसे पहले अपने भारत में गैंडा संरक्षण जो है परियोजना चलाई गई। अगर यहाँ बात करते हैं गैंडा संरक्षण परियोजना की, तो एक प्रश्न सामने आता है कि भारत में एक सींग के जो गैंडे संरक्षित किए गए हैं वो असम के काजीरंगा जो अभयारण्य बनता है, काजीरंगा अभयारण्य में इनका संरक्षण किया गया है। और उसके बाद ही अगर देखेंगे संपूर्ण भारत के उत्तर भारत में जो कि पूर्वोत्तर के कुछ हमारे अभयारण्य हैं जहां पर गैंडा संरक्षित किए गए हैं या गैंडा पाए जाते हैं, मगर मूलतः गैंडा संरक्षण की जो परियोजना चलाई गई वो असम के काजीरंगा से ही इसको प्रारंभ किया गया था। अगली बात करते हैं यहां पर 1987 में दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। अपने भारत में अगर बात करी जाए कि कुछ ऐसी गैसें हैं जिनको हम लोग ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के नाम से जानते हैं, तो वहां पर अगर आपको याद करना है तो एक बार फिर से जान लीजिएगा। इसको हम ऐसे याद सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस हैं, जिनको ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है, वो कौन सी हैं, तो उनको एक बार समझ लेंगे, किस तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो ग्रीन हाउस गैसें कैसे समझें, ओ मी ना कल का जल लाना, ठीक है। तो लाना किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं रखता है, यहाँ पर समझेंगे आप लोग। ओ से कौन सी गैस होती है, यहाँ पर ओजोन हो जाती है, और मी से कौन सी होती है, तो मीथेन हो जाती है। अगर ना की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाती है, ऑक्साइड हो जाती है। कल से क्या होता है, तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है, याद करना है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो जाता है। अगर हम बात करते हैं का की, तो यहाँ पर ओनली कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। और बात करते हैं जल की, तो जल में जो होता है वो हो जाता है जल वाष्प के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें कितनी हैं, तो आपको याद कर लेना है। ग्रीन हाउस गैसों की संख्या हमारे पूरे वायुमंडल में 6 है, और ये जो 6 गैसें होती हैं, ये गैसें मिल करके हमारे वायुमंडल के टेम्परेचर को जो है बढ़ा देने का काम करती हैं। तो यहाँ देखा जा रहा है कि ओजोन जो परत संरक्षण है, जो हमारी ओजोन है, अगर ओजोन गैस की लेयर की बात करते हैं, तो ये जो ओजोन गैस है ये हमारे पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। कहा जाता है कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, या फिर ये कह सकते हैं पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, उन किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, जो कि वास्तव में मूलतः पृथ्वी पर जीव जंतुओं के लिए एक कैंसर का कारक बनती हैं। तो उनको ये संरक्षित करने का काम करता है। तो अपने भारत में और पूरी दुनिया ने मिल करके एक सम्मेलन बुलाया था, जिस सम्मेलन का नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किस नाम से जानते थे, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर समझेंगे इसको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया था। किस नाम से, तो यहाँ जान सकते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से इसे जाना गया था। ये सम्मेलन बात करें सिर्फ किसके लिए बुलाया गया था, ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि ओजोन परत किस प्रकार की गैस है,
वास्तव में एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैसों में से जोड़ी जाती है। अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की 1988 की अगर बात करते हैं, यहाँ पर नई वन नीति आई थी। 1988 में कौन सी नीति आई थी? नई वन नीति आई थी। और इस वन नीति के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं, अपने भारत में जो वन लाए गए या फिर वन का जो नए कानून बनाए गए, तो वो कानून इस अधिनियम के अंतर्गत रखे गए जिसे नई वन नीति कहा जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर अगर हम देखें तो 1988 में जिस तरीके से नई वन नीति की बात करी गई, उसी तरीके से अगर हम लोग ऊपर से जिस तरीके से देख रहे हैं, आज हम लोग पर्यावरण की जो क्लास कर रहे हैं वो बिल्कुल अगर देखें तो सटीक तरीके से 1 बाय 1 यानी कि एक से एक बढ़ते हुए नीचे की तरफ हम लोग एक एक वर्ष के हिसाब से इसको नोट्स के रूप में जो कर रहे हैं, बिल्कुल जिसमें आसानी के साथ आप लोगों को याद हो जाए। और हमारा उद्देश्य यही है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक जो है बेहतरीन कंटेंट दे करके, यानी कि आपको याद करने का आसान तरीके से आप लोगों को याद हो जाए, इसलिए इसको बिल्कुल सीरियल तरीके से हमने इसको तैयार कर रखा है, जिसमें आप आसानी से इसे याद भी कर सके और समय भी कम से कम लगे। सबसे बड़ी बात होती है समय की, तो समय भी कम लगे और पूर्ण जो है आपका मैटर कंप्लीट हो जाए। बात करते हैं यहाँ पर 1992 की। तो बात यहाँ पर जब 1992 की करेंगे तो बात आती है हाथी संरक्षण परियोजना की। यानी कि अपने भारत में अगर बात करी जाए हाथी संरक्षण परियोजना की, तो अपने भारत में जो हाथी संरक्षण परियोजना शुरू की गई, वास्तव में पूर्वोत्तरी राज्यों से इनकी शुरुआत करी गई। जैसे कि बात करेंगे हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों में से असम के एक बड़ा सा अभयारण्य है, मानस के नाम से जाना जाता है। असम में एक और अभयारण्य है जिसे गर्म पानी के नाम से जाना जाता है। परंतु अपने भारत में पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो सबसे अधिक हाथियों की संख्या वाला अभयारण्य कौन सा है? ये प्रश्न आपका पेपर में पूछा गया था, टेट की परीक्षा में, जो पेट की परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया था कि कहाँ पर जो है सबसे अधिक, कौन से अभयारण्य में सबसे अधिक हाथी हैं? तो आंसर आपको करना है पेरियार अभयारण्य केरल। यानी कि हाथियों की कुल संख्या सबसे ज़्यादा भारत में के किस अभयारण्य में पाई जाती है? तो उसका आपको जवाब करना है पेरियार जो अभयारण्य है वो केरल में स्थित है। यहाँ पर हाथियों की संख्या सबसे भारी मात्रा में पाई जाती है। अब बात करते हैं कि 1992 में ही अपने वैश्विक सम्मेलन जिसको हम लोग कहते हैं उसको रियो डी जेनेरियो का सम्मेलन कहते हैं, रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इसे रियो डी जेनेरियो बोला जाता है, मगर रियो सम्मेलन भी कहते हैं और इसका एक नाम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करते हैं कि इस सम्मेलन के अंतर्गत अपने भारत में जैव विविधता सम्मेलन जो बुलाया गया था, उसमें सम्मिलित किया गया था, तो सबसे पहले जैव विविधता को सम्मिलित करने का जो है श्रेय में जाता है तो पृथ्वी सम्मेलन में जाता है या रियो सम्मेलन को जाता है, जिसने सबसे पहले संरक्षण का कार्य प्रदान किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि 1996 की अगर हम बात करते हैं तो 1996 में अपने भारत में लाल पांडा संरक्षण परियोजना चलाई गई थी। और इस संरक्षण परियोजना के अंतर्गत भी अगर हम लोग बात करें, ये परियोजना भारत के कौन से अभयारण्य में चलाई गई? तो बिल्कुल याद कर लें, वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है। अरुणाचल प्रदेश का एक अभयारण्य है जिसे हम लोग नामदफा अभयारण्य के नाम से जानते हैं। तो लाल पांडा संरक्षण परियोजना जो है इसी अरुणाचल के नामदफा अभयारण्य से शुरू की गई थी। और बात करते हैं कि ये जो पांडा होता है एक सामान्यतः छोटा सा जीव है, यह एक जानवर है जो कि वास्तव में पूर्वोत्तरी राज्यों में बांस के कोपल खाने का बड़ा ही शौकीन जानवर होता है और ये अपना पसंदीदा भोजन बांस को ही, कोपल को ही बनाता है। अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर 1997 अगर हम बात करें तो 1997 में एक प्रश्न हम समझेंगे, या फिर पहले हम लोग एक प्रश्न जान लेते हैं कि कहा जाता है कि एक प्रश्न आपका आया था कि जिसे हम लोग बोलते हैं कि अपने भारत में जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। अब बात आई कि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें, वही बात आई तो उन ग्रीन हाउस गैसों में से जैसे हम लोग बात करते हैं कि मूलतः जो हमारी गैसें होती हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी गैस होती है? तो सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं।
तो उसे अभी हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था कि ओ मीना कल का जल लाना, तो यहाँ याद कर लेना है कि ओ मीना कल का जल लाना। तो उसी पॉइंट से आपको यहाँ पर याद कर लेना है ग्रीन हाउस गैसें जो हैं उनमें से एक ओजोन आती है, एक मीथेन आती है, एक नाइट्रस ऑक्साइड आती है और एक कल यानी क्लोरोफ्लोरो आता है और एक आती है कार्बन डाइऑक्साइड और आखिरी आती है जल वाष्प। इतनी गैसें हैं यानी 6 गैसें हैं ग्रीन हाउस गैसों की। उनमें से अगर बात करते हैं 1987 की, तो 1987 में केवल कौन सी गैस का संरक्षण किया गया है यहाँ पर, ओजोन को बचाने का, ओजोन। मगर वहाँ पर ओजोन परत को, वायुमंडल की जो परत है ओजोन परत के नाम से जानी जाती है, उसको बचाने का काम किया गया। और अगर हम लोग बात करते हैं 1997 की, यहाँ पर पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, 1997 की बात करते हैं। तो 1997 में यहाँ कौन सी गैस को नियंत्रित करने का काम किया गया। आज इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ जरा सा आपको उल्टा समझ में आएगा, यानी कि यहाँ पर इस परत को बचाने का काम किया गया, परत बचाने का काम किया गया। और यहाँ पर क्या किया गया है, ग्रीन हाउस गैस जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ जो सभी प्रकार की ग्रीन हाउस अन्य गैसें होती हैं, जैसे हम किसको छोड़ दें, ओजोन को छोड़ देते हैं, बाकी सभी जो गैसें होती हैं उनके नियंत्रण पर एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद कर लेना, उसे हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। याद करना है क्योटो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल इसे याद कर लीजिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। एक बार पुनः समझ लीजिएगा इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से, क्योटो प्रोटोकॉल। ये बात आपको अलग से समझनी है। क्योटो प्रोटोकॉल कब बुलाया गया था, तो 1997 में बुलाया गया था, जिसे आप समझेंगे। और 1997 में जब हमारा ये बुलाया गया सम्मेलन, तो उसमें कौन सी गैस को नियंत्रित करने का, यानी उत्सर्जन पर नियंत्रण, यानी कि उनके उत्सर्जन पर नियंत्रण का काम किया गया। वैसे तो सभी ग्रीन हाउस किया गया, मगर इसमें मुख्यतः जो गैस थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2000, अगर हम बात करते हैं वर्ष 2000 में अपने भारत में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम सरकार के द्वारा किया गया और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम भारत में लाया गया, जिसके अंतर्गत अत्यधिक शोर को जो है प्रदूषण के अंतर्गत रखा जाता है। वास्तव में सामान्यतः अगर बताया गया कि 60 डेसिबल से अगर ऊपर की ध्वनि है तो WHO ने उसे जो है शोर घोषित कर दिया है, यानी प्रदूषण घोषित कर रखा है। तो 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सामान्यतः जो ध्वनि होती है, सामान्य मधुर ध्वनि कहते हैं 60 से नीचे की, इसके ऊपर सारा का सारा शोर कहलाता है, या ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक है। इसलिए सरकार ने ध्वनि प्रदूषण अधिनियम बना करके अत्यधिक तीव्र ध्वनि वाले जो है उपकरणों पर प्रतिबंध लगा रखा है, या फिर उनके असमय चलने पर, बजने पर रोक लगा दी गई है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2002 की बात करते हैं तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम की बात करी गई, यानी कि अपने भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लाया गया, जिसके अंतर्गत अगर बात करी जाए कि अपने भारत में सबसे बड़ा जैव विविधता जो सेंटर बना हुआ है, केंद्र है आप भारत के पास में, तो वो आता है केरल। यानी कि भारत के केरल में जो साइलेंट वैली है, जिसे शांत घाटी भी कहा जाता है, साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, ये अपने भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता जो है केंद्र है। सबसे अधिक जैव विविधता भारत में कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद करना है, तो उसका जगह का नाम केरल, यानी राज्य क्या करेंगे, केरल करेंगे, और स्थान का नाम करेंगे साइलेंट वैली, साइलेंट वैली के नाम से उसे हम जानेंगे। ये भारत का सबसे जो है अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इसको संरक्षित करने का काम इसी अंतर्गत किया गया है। और अगर बात भी करें इसके आगे की भी, तो हम लोग बात ये कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य जो है, वहाँ पर अपने भारत का दूसरा एक जो है जैव विविधता संरक्षण केंद्र बना हुआ है, जिसे हॉट स्पॉट भी कह सकते हो आप लोग, यानी कि हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। हिंदी में तप्त स्थल कह सकते हैं। एक केरल में है और दूसरा आप ध्यान देंगे हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन पार्क।
और अगला बात करते हैं तो तीसरा जो होता है वो इंडो बर्मा क्षेत्र, यानी पूर्वोत्तरी राज्यों में बर्मा तक फैला हुआ इंडो बर्मा क्षेत्र। और अपने भारत में अगर हम चौथे की भी बात करें, यानी अपने भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं या जैव विविधता स्थल हैं, तो आंसर होता है 4। अगले को हम लोग सुंडालैंड के नाम से जानते हैं, और सुंडालैंड जो होता है ये आपका जो है मन्नार की खाड़ी, या ये कह सकते हैं कि हमारा बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के मध्य में फैला हुआ जलीय जैव विविधता केंद्र है। मगर यहाँ पर बात भी करते हैं जलीय जैव विविधता केंद्र की, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि कौन से राज्य में स्थित है, तो आंसर उसको तमिलनाडु भी आंसर सही किया गया है। और प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे गर्म जो है जैव विविधता स्थल कौन सा है, तो आंसर होता है केरल। भारत का सबसे ठंडा जैव विविधता स्थल कौन सा है, तो ऐसा होता है ग्रेट हिमालयन पार्क। और जलीय जैव विविधता स्थल कौन सा है या हॉट स्पॉट कौन सा है, तो होता है सुंडालैंड या मन्नार की खाड़ी। और उसके बाद आपका इंडो बर्मा क्षेत्र जो है सामान्यतः जलवायु वाला माना जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। प्रश्न आता है गिद्ध संरक्षण अधिनियम, यानी कि गिद्ध संरक्षण अधिनियम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर गिद्धों को बचाने के लिए एक नया कानून बनाया गया जिसे गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006 के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत अपने अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की स्पेशल, तो उत्तर प्रदेश में एक कतरनिया यानी कि कतरनिया अभयारण्य है जहां पर गिद्धों का संरक्षण किया गया है। गिद्ध प्रजनन केंद्र के नाम से भी उसे जाना जाता है और गिद्ध अभयारण्य भी उसे कहा जाता है। तो उनके गिद्धों को बचाने के लिए गिद्ध संरक्षण परियोजना चलाई गई। और सबसे मुख्यतः बात होती है कि भारत के पर्यावरण का जो है अगर हम बात करें प्रकृति का मेहतर किसे कहते हैं, तो प्रकृति का मेहतर गिद्ध को कहा जाता है, क्योंकि हमारे संपूर्ण प्रकृति को साफ रखने का काम कौन करता है, गंदे से गंदे मांस और दूषित चीजों को जो है खत्म करने का, समाप्त करने का काम गिद्ध करता है। इसीलिए इसको बचाने की एक नई कानून, नए अधिनियम बनाए गए जिसको गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006 के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। 2009 में अगर हम लोग बात करें अपने भारत का जो एक राष्ट्रीय जलीय जीव है जिसे हम लोग गंगा डॉल्फिन के नाम से जानते हैं, तो बात करते हैं इसे 2009 में ही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। यानी कि अपने भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव किसे बनाया गया है, तो आपको याद करना है गंगा डॉल्फिन को। वास्तव में गंगा डॉल्फिन का अगर हम नाम की बात करें, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्लास्टानिस्टा गैंगेटिका। एक बार और सुनिएगा आप लोग, प्लास्टानिस्टा गैंगेटिका के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप समझेंगे, इसको हम यहाँ पर बता देते हैं। इसको एक नाम और भी दिया जाता है जिसको एक हिंदी नाम दिया जाता है, तो पहले आप उसे जान लीजिएगा। इसे सूंस भी कहते हैं। इसका एक नाम हिंदी में सूंस भी है, मगर आप जान लीजिएगा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो एक बार समझिए, यहाँ पर उसका नाम है प्लास्टानिस्टा गैंगेटिका। इसको अलग नहीं करिएगा, ये एक में ही रहेगा, प्लास्टानिस्टा गैंगेटिका। प्लास्टानिस्टा गैंगेटिका के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि अपने भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे अगले नंबर पे 2009 की अगर हम बात करते हैं, तो 2009 में अपने भारत में तेंदुओं को संरक्षित करने के लिए मगर बात करी गई हिम तेंदुआ, यानी कि बर्फीला जो चीता होता है, तेंदुआ होता है, उसको संरक्षित करने की एक योजना बनाई गई, अधिनियम लाया गया जिसे हम लोग हिम तेंदुआ संरक्षण अधिनियम भी कहते हैं। वास्तव में हिम तेंदुआ जो है अपने भारत के कौन से अभयारण्य में संरक्षित किए गए हैं, तो उसको अलग से याद कर लीजिएगा। ये अपने भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य जो है वहाँ के ग्रेट हिमालयन पार्क, याद कर लीजिए, ग्रेट हिमालयन पार्क। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं ग्रेट हिमालयन पार्क, यहाँ अभयारण्य जो है, ये अभयारण्य है, इसी अभयारण्य में जो है हिम तेंदुए का संरक्षण किया गया है। तो ये किस राज्य में है, तो आप याद कर लेना, हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पर ये स्थित है, नाम है ग्रेट हिमालयन पार्क। और यहाँ पर संरक्षण अधिनियम जो चलाया गया वो कौन सा है, तो आपको याद कर लेना है बर्फीला तेंदुआ यानी हिम तेंदुए का संरक्षण किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अपने भारत में अगर बात करी जाए
एक अधिनियम बनाया गया जिसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय हरित जो है प्राधिकरण अधिनियम कहते हैं, ये 2010 में अपने भारत में आया था। और इसका अगर हम बात करें, ये पर्यावरण के मामले की सुनवाई करता है। इसे आप अदालत कह सकते हो, इसे आप कोर्ट के नाम से जानते हैं हम लोग, क्योंकि कहा जाता है कि जितने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए जो मामले होते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि 1970 से किस तरीके से हम लोग जो है 2010 तक सारे अधिनियमों को विधिवत तरीके से सीरियल बाय सीरियल करके हम लोगों ने पढ़ा है, जो कि बिल्कुल पहली बार आप लोगों को पूरे संपूर्ण रूप से आपको पढ़ाए गए हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनको समझने में, जहाँ से अधिनियम आप पढ़ते चले आए 1970 से यहाँ तक, तो उनमें अगर किसी प्रकार का अपराध कोई करता है तो उस अपराध से संबंधित यानी पर्यावरणीय अपराध से संबंधित अदालत किसे कहा जाता है, तो इसे पर्यावरणीय अदालत भी कहते हैं। बिल्कुल इसे याद कर लेना है कि भारत में पर्यावरणीय अदालत किसे कहा जाता है, तो पर्यावरणीय अदालत हम लोग किसे कहते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम। और इसके अंतर्गत अगर बात भी करें तो यहाँ पर आप देखेंगे पर्यावरणीय मामलों की जो है फास्ट ट्रैक अदालत कहते हैं। इसका मतलब होता है कि सबसे जल्दी मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, अगर वीडियो समझ में आया है, आपको समझ में आया है, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें।